हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के द्वारा अपने बारे में बहुत कुछ बताती रहती हूँ कि मैंने अगली वीडियो जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि मैं झांसी की हूँ और मेरी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मैं अपनी इस दुकान से कि मैं एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था। मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था और वो पार्लर का किया था और क्यों किया था और क्या कंडीशन थे और कैसे किया था। तो ये सब आज हम आप सब मिलके बात करेंगे और मैं अपनी इस पार्लर को खोलने की सारी है ना कहानी आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले तो मेरा पार्लर देखिए, जो कि मैं अभी है ना उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ और ये मेरा पार्लर अब कम रह गया है और क्योंकि वो इतना चल नहीं रहा है और केवल अब वो मेरा तैयार वैयार में ज़्यादा होती हूँ तो मेरा सारा सामान इधर फैला होता है। जैसे कि मैं रील बनाती हूँ ना तो रेडी रखते हो कि मेरा सारा सामान इस तरह से फैला हुआ होता है। और देखिए अभी मैंने एक दिन रील बनाई थी ना तो मेरे सारे अभी सब फैला हुआ है। तो मैं है ना आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा एक छोटा सा पार्लर है, ये मेरी शॉप। अभी मैं रेडी कर दूँगी और झाड़ू पोछा लगा लूँगी, फिर मैं आपको पूरा दिखाऊँगी कि मेरा पार्लर कैसा है। तो देखिए मेरा एक इधर पे भी चेयर है, 2 चेयर हैं और इस तरह से बैठने का भी है, सिटिंग का भी है। अभी क्या ना थोड़ी सी है ना बारिश में मेरे दुकान में बहुत सीढ़न आती है तो ये मेरे जो वॉलपेपर देखो आप जगह जगह से उखड़ गए हैं क्योंकि ये सीलिंग पे भी इतना पानी आता है ना। ये देख सकते हो आप, ये मेरी जो सीलिंग है इस पे है ना इतना पानी आता है बारिश से तो सारा वॉलपेपर है ना उखड़ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अब मैं शुरू करूँगी और आपको वीडियो में बताऊँगी कि ये मैंने कब की और कैसे की और किन कंडीशन में की और ये चल नहीं रही है तो क्यों नहीं चल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये सब आपसे बात करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ आज। तो फ्रेंड मैं है ना वीडियो बनाती जाऊंगी और आप लोगों से बातें करती जाऊंगी और अपनी इस दुकान की पूरी स्टोरी आपको आज सुनाऊंगी। तो ये तो मैंने रख दिया अपना स्टैंड जिससे मैं रील वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वो है ना अभी शूट नहीं कर पा रहा था, यहाँ मैंने टिका के बना रही हूँ। और तो मेरी दुकान को लगभग 14-15 साल हो रहे होंगे। मेरा बेटा 2-3 साल का था जब मैंने ये दुकान खोली थी और दुकान मैंने खोली थी इस कंडीशन में कि मेरे ससुराल वाले है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मेरा किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं करते थे और हस्बैंड का भी बिजनेस नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। तो सोचा क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक जो पार्लर था वो मैंने शादी के पहले सीखा हुआ था और मुझे इंटरेस्ट था, शादी के पहले ही मुझे थोड़ा सा ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट था और मैं बहुत अच्छे से रेडी होती थी और मेकअप वगैरह भी, मैं कटिंग वगैरह भी किसी ने नहीं सिखाया था पर मैं बचपन से ही कहना चाहिए एक हुनर था मुझ में सीखने का, ब्यूटिशियन का और कुकिंग का भी था। तो मैंने उसी को अपना एक लक्ष्य बनाया और मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही थी और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें अपन शेयर नहीं कर सकते सभी के साथ। तो फिर मैंने एक छोटा सा पार्लर खोला था और मैं बताऊं जिस समय मैंने पार्लर खोला था उस समय मैंने केवल एक चेयर देख सकते हो आप, केवल जो एक ये वाली चेयर है ना जो रखी हुई है, केवल चेयर को मैंने खरीदा था। और इस चेयर को खरीदने के बाद मैंने एक कांच लगाया था, छोटा सा कांच होगा, 2 फुट का कांच होगा, एक खन में लगा लिया था और थोड़ा सा सामान लेके आए थे, थ्रेडिंग का धागा है, एक फेशियल की किट है और एक वैक्सिंग का डिब्बा है और वैक्सिंग मशीन वगैरह नहीं थी मेरे पास उस समय। और मैं केवल वैक्स है ना गरम करती थी गैस पर और जब अगर कोई कस्टमर आता था ना तो बहुत परेशानी होती थी, बार बार किचन में भागती थी, ठंडा हो जाता था वैक्स। और फिर मैंने शुरुआत इसी तरह से की और जब मैंने दुकान खोली ना तो मैंने थोड़ा सा अपने
मैंने तो नहीं बोला, लेकिन मैंने पतिदेव से कहा मैं खोलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, ऐसे कब तक परेशान होंगी। और बच्चा भी है ना परेशान। मैं नहीं चाहती थी कि जब बच्चा बड़ा होना तो वो परेशानियाँ देखे। मैं सोचती थी जब वो बड़ा होना तो उसके बड़े होने तक मैं सारी चीज़ें अच्छी कर लूँ। तो जहाँ एक तरफ सास ससुर साथ नहीं देते थे, वहाँ एक दूसरी तरफ पतिदेव को भी ऐसा नहीं था कि हमें कुछ करना है, वो भी ऐसा कभी नहीं सोचते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ही कुछ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। और मैंने एक है ना छोटा सा पार्लर की शुरुआत की। मैंने बताया कैसे करी है। उसके बाद जब मैंने पतिदेव से कहा कि मैं खोलना चाहती हूँ तो आप अपने मम्मी पापा से कुछ सहायता ले लो, मेरी दुकान खुल जाएगी, फिर मैं उनको दे दूँगी जो भी पैसा उनका लगेगा। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूँगी। तो उस दिन बहुत दुख हुआ था, पर मुझे लगा था मैं करके रहूँगी कुछ, और अब ऐसे नहीं बैठूँगी, ऐसे अब करूँगी कुछ ना कुछ पैसे कमाने की। तो बाहर जाना मेरे लिए कोई संभव नहीं था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मैं इतना बाहर जाने आने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं अपने मायके में कभी बाहर जाना ये सब हम लोगों को नहीं सीखा, हम लोगों ने घर में ही रहे। तो अभी वो सब चीज़ें भी नहीं आती थी जब मैंने पार्लर शुरू किया। अब तो बहुत कुछ करने लगी हूँ। पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही रहती थी। तो मैंने घर के अंदर रह के ही एक बिजनेस सोचा कि मैं घर में और अपना घर भी देखूंगी और दुकान भी देखूंगी, बच्चे को भी देखूंगी, और पतिदेव की भी दुकान को थोड़ा बहुत सहारा हो जाता था। उसके बाद मैंने जब मेरी सास ससुर ने पैसे के लिए मना कर दिया तो बहुत दुख हुआ। तो मेरे पास मेरी जुड़ी हुई इनकम थी 5,000 रुपये उस समय, जो मैंने बचत की हुई थी। उसका मेरे पतिदेव को भी नहीं पता था। वो मैं कभी कभी है ना मिलते कहाँ से, जुड़ते कहाँ से, कोई दे गया, कोई आया, मम्मी आई, भाई बहन आए। उस समय मेरा बेटा हुआ था तो बेटे को बहुत लोग दे के जाते थे, तो बेटे को भी बहुत सारे मिलते थे पैसे। तो उन सबको जोड़ के कभी खर्चा हो रहा है, कभी बचत हो रहा है। तो बचत मेरी 5,000 रुपये हो गई थी उस समय। और 5,000 रुपये से अपना दुकान चालू किया। मैंने पतिदेव से कहा मैं दूंगी पैसे, आप मत दो, और मैं पार्लर तो खोलूंगी। और मैंने एक जो ही चेयर दिखाई आपको, वो चेयर लेके आई, एक छोटा सा कांच लेके आई, बहुत ज़रूरी थ्रेडिंग का सामान है वो लेके आई मैं। और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, एक किट ले ली थी, वैक्स ले ली थी, और मैंने एक ये वॉलपेपर वगैरह भी कुछ नहीं लगाए थे पहले। फिर मैंने अपनी दुकान चालू की थी, और दुकान चालू करने के साथ साथ उसी में थोड़ा सा मैंने सामान रखा था। जैसे कि जो महिलाएं हमारे पास पार्लर करवाने आएंगी, थ्रेडिंग करवाने या फेशियल करवाने, तो उनको कभी कभी रेडी होती हैं, तैयार करती हैं, मेकअप वगैरह करवाती हैं, तो कभी वो मैचिंग की है ना पिन वगैरह भूल जाती, चूड़ी वगैरह भूल जाती हैं, या बालों की डेकोरेशन भूल जाती हैं। तो वही सब चीज़ें मैंने रख भी ली थी, उनको वो लोग परचेस कर लेती थी वहीं के वहीं, तो कुछ उनसे भी मिल जाता था मुझे। तो इसी तरह से धीरे धीरे मेरी दुकान ग्रो की, और उस समय मेरी दुकान ने अच्छा ग्रो किया। और मैंने फिर दुकान को थोड़ा सा एडजस्ट किया, और मैंने 2 चेयर किए, फिर 2 मिरर किए मैंने, और मैंने दुकान में आप देख सकते हो वॉलपेपर वगैरह लगवाया, ऊपर सीलिंग वगैरह लगवाई, लाइट वगैरह लगवाई। और मैंने एक सीज़न में ये सब करवा लिया था। मैंने कहा अब नेक्स्ट सीज़न में मेरे पास लहंगे के बहुत सारे ऑर्डर आ रहे थे कि मैडम लहंगे आपके पास शादी के लिए, वो रेंट पे लेने के लिए आ रहे थे, पर मेरे पास लहंगे नहीं थे। उस समय उन लोगों से क्या कहते, और आज मैं बता रही हूँ कि उस समय मेरी लहंगे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो मैं ही बोलती थी कि मैं लहंगे नहीं रखती हूँ। बस मैंने दुकान को मेंटेन कर लिया था, और अब सोच रही थी नेक्स्ट स्टेप जो लूँगी वो अब लहंगे लेके आऊँगी। और मैं फिर मेरे पास एक मेरा ब्राइडल आया, और उसमें मुझे है ना कुछ पैसे मिले, और कुछ मेरी दुकान से ही इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं लहंगे लेके आऊँगी। और उसके बीच मैंने धीरे धीरे है ना वैक्स मशीन है, और मसाज मशीन है, हेयर स्पा मशीन है, धीरे धीरे मैंने इन सब चीज़ों को भी धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा करती रही। और मैंने धीरे धीरे करके सारी ज़रूरत वाली चीज़ें ले ली थी जो पार्लर में यूज़ आती हैं। उसके बाद गई लहंगे लेने,
मैंने कहा कि अब बस लहंगे की बारी है। कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे, पता मैं सपनों से ज़्यादा उड़ान भर रही थी। मैंने कहा था कि अब मैं इस पार्लर को है ना बहुत आगे लेके जाऊंगी और बहुत अच्छा समय समय पे मैं, जैसे शिविर लगते थे समय समय पे लोग सिखाने आते हैं जैसे कि, तो वो हम लोगों को इनविटेशन दे के जाते थे पार्लर वालों को। मैं जाती थी उन लोगों से, जो नई नई चीज़ें लॉन्च होती थी मैं उनको सीखने के लिए भी जाती थी। जब अगर मेरे पास फीस देने के लिए होती थी तो जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी। ज़्यादातर मैं जो फ्री वाले हैं ना होते थे मैं उनको करती थी, जो फ्री में ही सिखाते थे वो मैं उनमें जाती थी ज़रूर और नई चीज़ सीखने की कोशिश करती थी। उसके बाद है ना मैं लहंगे लेने गई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो अब मैं लहंगे ले लिया है, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, लहंगे के लिए मैं काउंटर वगैरह बनवा लूँगी, लहंगे सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने पार्लर में एसी लगवाऊँगी, क्योंकि है ना बरसात में कोई वैक्स करवाने आती थी ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है ना तो उस वजह से वैक्स नहीं हो पाती है। तो बरसात में वैक्स करने के लिए सबसे पहले आपको एसी होना ज़रूरी होता है पार्लर में, जिससे ठंडक रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो वैक्स आसानी से हो जाती है। और अगर एसी नहीं होता है ना तो वो नहीं होती, क्योंकि अपनी स्किन है ना ऑयली छोड़ती है, इतना पसीना आता है कि वो वैक्स होने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो मैंने सोचा अब लहंगे ले लिए तो नेक्स्ट स्टेप एसी लगवाऊंगी और मैं लहंगे लेके आई। और लहंगे मैंने लॉकडाउन के पहले लिए थे, लॉकडाउन के 1-2 महीने की पहले की बात है। मैंने लहंगे लेके आई जैसे मैं, और बस मेरा सामान ही सेट नहीं हुआ था, सामान सेट हो रहा था, क्योंकि लहंगे लेके आते हैं तो फिर मैंने सोचा कि उनको काउंटर वगैरह बनवाना था, किस तरह से उनको रखना है, सेट करना है, उसी के बारे में सोच रही थी कि चलो 2-4-10 दिन के पैसे इकट्ठे हो जाएं दुकान से, उसके बाद काउंटर बनवा के फिर आगे का स्टेप लेंगे। और उसी समय हो गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन हो गया तो वो तो आप लोगों को पता है कितना परेशान हुए। 2 साल तो वो ऐसे ही निकल गई और 2 साल ऐसे ही चली गई। मतलब लॉकडाउन से इंसान को है ना अपनी नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत टाइम लगा। और मेरा लहंगे एक भी बार, जितने लहंगे मैं लाई थी, साइड लहंगे, ब्राइडल लहंगे, एक बार भी नहीं गए। जब से मेरे न्यू के न्यू रखे हैं लहंगे, एक बार भी वो लहंगे नहीं गए। मैं उन्हें देखती हूँ बहुत कष्ट होता है। मैंने किस तरह से उन लहंगों को लिया था, ख़रीदा था, और किस तरह से एक एक पैसे को कैसे क्या मैनेज किया था वो मैं जानती हूँ। उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो कोई संभावना ही नहीं थी दुकान चलने की। उसके बाद कई समय तक हमने भी नहीं किया कि पार्लर नहीं किया करते थे कि क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने काफ़ी समय तक फेशियल वगैरह भी नहीं किया था। और फिर कुछ घर की कंडीशन ऐसी हुई, जैसे लॉकडाउन हटा और उसके बीच कुछ घर की कंडीशन इस तरह से हुई कि थोड़ा सा मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। तो मेरी दुकान पे आए दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं, और मेरी दुकान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। दुकान छोड़ दूं, दुकान दूसरी जगह खोल लूं या कुछ, और क्या कंप्लेन करते हैं या क्या करते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। पर जब लॉकडाउन के समय उसी बीच मैंने देखा कि मेरी दुकान में है ना कोई पुलिस वाले आए और मेरे मना करने पर भी मेरी दुकान के अंदर घुसे और कैमरा लिए हुए थे मैंने, और मेरा तो घर है पूरा, मैं तो बगल से ही घर है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और मेरे ससुर जी भी थे साथ में। तो उस समय के बाद से मेरी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आते, कोई कस्टमर नहीं आते। तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों किया उनने और क्या बात थी। और जब मैंने उनसे पूछा, जो पुलिस कांस्टेबल ले आए थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी कोई है ना जवाब नहीं दिया उसका मुझे, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें और जो भी सच्चाई है उसको सामने लाएं। और जिसने भी मेरे साथ एक किया है और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है या गलत कुछ भी हुआ है मेरे साथ, तो उसमें आप सब लोग मिलके मेरा सपोर्ट करें।
और मेरे साथ क्यों हुआ। मैं अपनी उन्नति में उड़ रही थी, मैं अपने आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी और मेरे बीच में ही है ना पंख काट दिए गए। के लिए कुछ ना कुछ किया गया, क्या किया गया वो मुझे आज तक नहीं पता कि क्या किया गया। तो जिससे मेरी दुकान में है ना कस्टमर आना ही बंद हो गए, कोई कस्टमर नहीं आते मेरी दुकान में। तो अब मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। मैं किसी से कह भी नहीं सकती अपनी निजी ज़िंदगी में मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और कई बार कोशिश की मैंने अपने पार्लर को फिर से उठाने की कि मैं फिर से ध्यान दूं, फिर से मैं पार्लर में आगे बढ़ूं, पर है ना वो नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस कुछ हो ही नहीं रहा था। तो अब फिर मैंने एक अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, और मैं प्लस इसको भी आगे लेके जाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अपने पार्लर को। और क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, पर मैं अब आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि जो भी मेरी दुकान के लिए अगर कुछ किया है या उस दिन क्यों पुलिस आई थी, आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। और किसने किया था और क्यों किया था और क्या किया था, इन सारे सवालों के जवाब आज भी मेरे दिमाग में होते हैं और मैं उनसे बहुत परेशान होती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें और इस क्वेश्चन को मेरे ढूंढने में मदद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं इस पार्लर को छोड़ के नहीं जाऊंगी और मैं इसको आगे लेके जाऊंगी। मैं जो भी काम करूंगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसको भी एक दिन उन्नतियों पे लेके जाऊंगी। अभी कुछ दिन वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं है कि मैं इसे फिर से रीओपनिंग कर पाऊँ, इसमें फिर से कुछ पैसा लगा पाऊँ, पर करूँगी और इसको भी आगे लेके जाऊँगी। और जिसने भी इस मेरे बिजनेस को रोकने की कोशिश की है, जिसने भी मेरे बिजनेस में अड़चनें पैदा की हैं, मैं उनको दिखा के रहूँगी कि मेहनत रंग लाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो बस आप लोगों से मैंने शेयर किया है और इसी वजह से मेरा पार्लर चलता नहीं है, इसी वजह से मेरा मन नहीं होता है। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने किस तरह से इस दुकान को किया था और किस कंडीशन से मेरी दुकान ख़राब हुई है। और भी आपको कुछ डिटेल जानना हो या कोई भी मेरी लाइफ के बारे में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिए और बताइए। तो चलिए, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो आज अपने व्यूवर से अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ अपने पर्सनल भी सीक्रेट बताते हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक की लेती हूँ आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय, जय श्री राधे राधे। पर मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था जब मेरी दुकान को मैंने नीचे गिरते देखा था। और जिस समय मेरी दुकान के लिए जब वो पुलिस कॉन्स्टेबल कैमरे लेके आए थे तब मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना मेंटली टॉर्चर दिया गया, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर दिया गया कि जिसकी कोई कंडीशन मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या क्या नहीं इन लोगों ने दिखाया। तो ऐसे माँ बाप को मैं क्या कहूँ या ऐसे कोई अदर और है, मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे घर वाले कुछ मेरे साथ कर रहे हैं या उनके आड़ लेके कोई और बाहर का कुछ कर रहा है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया बात को और इन्हीं सारे सवालों में बिजी रहती हूँ। और एक दिन जरूर आएगा सामने, सच आएगा, सब कुछ सामने आएगा और जिस दिन सामने आएगा ना उस दिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। कहते हैं ना, जब तक गौरी माँ है तो गौरी माँ श्रृंगार करेगी, सुंदर रखेगी, दिखेगी और शीतलता रहेगी। जिस दिन वो काली बन गई ना, रौंद डालेगी सबको, किसी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि गलत जो होते हैं ना वो छुपते हैं, छुप के बाहर करते हैं, जो सही होते हैं ना वो सामने से आते हैं। और मैं आऊँगी जब सामने से आऊँगी, पीछे से नहीं आऊँगी किसी के, चाहे कोई भी हो वो। बस एक बार पता लगने की देरी है, पता लगते ही साथ में छोड़ूंगी नहीं। जिसने मेरी रोजी रोटी, मेरे परिवार को है ना नीचा दिखाया, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया, हम लोगों को इतना बेइज्जत किया, हमने सहा है कि मैंने क्या क्या सहा है उस समय, मेरे साथ क्या क्या बातें बोली गई, मुझसे कैसे कैसे कंडीशन से मैं गुजरी हूँ और मेरी पेट पे लात मारी है, मुझे आगे बढ़ने से रोका है, मुझे पीछे ढकेला है। मैं छोड़ूंगी नहीं।
ज़रूर अगर मेरे सामने जिस दिन आ गई, मैं इन सारे सवालों को खोजती रहती हूँ, जिस दिन उनके आंसर मिले ना उस पे वर्क होगा, उस दिन मैं चंडी बन जाऊंगी और सबको रौंद डालूंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इसमें मुझे कुछ भी कहो, उस दिन बता दूंगी नारी क्या होती है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और सपोर्ट करिए। बाय बाय, मिलती हूँ फिर